हेलो स्टूडेंट्स। चलिए आपका बीएससी सेकंड सेम का आज सॉलिड स्टेट का हम पहला टॉपिक आपको डिस्कस करते हैं। देखिए, सॉलिड स्टेट होता है फिजिकल स्टेट का या मैटर का एक ऐसा पर्टिकुलर स्टेट जहाँ पे शेप, साइज एंड वॉल्यूम फिक्स्ड पाया जाता है। ऐसे पर्टिकुलर स्टेट ऑफ मैटर को कहा जाता है आपका सॉलिड स्टेट। ठीक है ना? ये आपको डेफिनेशन दिख रहा है, दैट पर्टिकुलर स्टेट of matter which having fixed shape, size and volume is known as solid state of the matter। ठीक है ना? देन क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स को यदि हम डिस्कस करते हैं तो ये कहता है कि आपका किसी भी सॉलिड सब्सटेंस के अंदर जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, उन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के अरेंजमेंट के बेसिस पे कि वो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मीन स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो आपस में बाइंड करके किसी सॉलिड का कंस्ट्रक्शन करते हैं, उनको कहा जाता है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। तो किसी भी सॉलिड सब्सटेंस के अंदर जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो किस फैशन पे अरेंज्ड हैं, उस बेसिस पे आपका सॉलिड्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। एक कहलाता है आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड और दूसरा कहलाता है एमॉर्फस सॉलिड्स। ठीक है ना? डिपेंडिंग ऑन द अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स विद इन द सॉलिड सब्सटेंस, दे कैन बी divided into two different types which are given below। पहला देखिए, क्रिस्टलाइन सॉलिड, ऐसे सारे सॉलिड सब्सटेंसेस जिसके अंदर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल एक फिक्स ऑर्डर में आपका अरेंज रहता है, एक और कहते हैं फिक्स अरेंजमेंट में पाया जाता है, उसको कहा जाता है आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड। NaCl, KCl, ग्रेफाइट, डायमंड, ये दुनिया भर के आपका एग्जांपल्स हैं जो कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। दूसरा होता है एमॉर्फस सॉलिड्स, ऐसे सारे सॉलिड सब्सटेंसेस जिसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आपका रैंडम फैशन पे आपका पाया जाता है, वो कहलाता है आपके एमॉर्फस सॉलिड्स। ठीक है? जहाँ पे फिक्स ऑर्डर होगा वो क्रिस्टलाइन सॉलिड कहलाएगा, जहाँ पे रैंडम पाया जाएगा अरेंजमेंट तो वो कहलाएगा आपका एमॉर्फस सॉलिड्स। और एमॉर्फस सॉलिड्स के सबसे अच्छा एग्जांपल आपका ग्लास होता है, उसके अलावा प्लास्टिक या आपका रबर, ये भी आपके एमॉर्फस सॉलिड्स कैटेगरी के को बिलोंग करते हैं। ठीक है? और कुछ एमॉर्फस सॉलिड्स ऐसे होते हैं, जैसे ग्लास है, ग्लास में आप यदि बहुत पुराने जो आपके बिल्डिंग्स हैं, उनमें जो आपका लगा हुआ ग्लास होता है, आप देखते हैं कि उनका निचला हिस्सा धीरे-धीरे आपका थिक होते जाता है। तो सॉरी, थिन होते जाता है। तो वो क्यों होता है? क्योंकि उसमें आपका जो पार्टिकल्स हैं, वो धीरे-धीरे नीचे को फ्लो कर रहे होते हैं एज़ लाइक टू लिक्विड्स, लेकिन बहुत स्लो रेट से आपका फ्लोइंग करते हैं, इसलिए उनको हम क्या कहते हैं? सुपर कूल्ड लिक्विड्स भी कहते हैं ग्लास को। ये ध्यान रखिएगा, कभी आपको पूछता है सुपर कूल्ड लिक्विड्स क्या होते हैं? तो सुपर कूल्ड लिक्विड ग्लास को कहा जाता है आपका, क्योंकि ग्लास में आपका एज लाइक टू लिक्विड फ्लोइंग नेचर पाया जाता है विथ वेरी स्लो स्पीड, इसलिए उनको हम क्या कहते हैं? सुपर कूल्ड लिक्विड्स कहते हैं। ठीक है? देन उसके बाद कुछ आपके डिफरेंसेज हैं जो कि क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड्स में आपके पाए जा सकते हैं। देखिए, क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होता है भैया, वो पाया जाता है आपका एक फिक्स ऑर्डर में, और एमॉर्फस सॉलिड्स में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का रैंडम अरेंजमेंट पाया जाता है। ठीक है ना? देन दूसरा ये कहता है कि आपका जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, उनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है बिल्कुल शार्प होता है। शार्प मीन्स एक फिक्स मेल्टिंग पॉइंट होगा। जैसे आपने किसी का मेल्टिंग पॉइंट 140 डिग्री सेंटीग्रेड का, तो 140 पे ही आपका मेल्ट करेगा। लेकिन एमॉर्फस सॉलिड्स में मेल्टिंग पॉइंट रेंज में पाया जाता है आपका। ठीक है? हम सपोज ये कह रहे हैं कि किसी का मेल्टिंग पॉइंट 150 से 200 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो उस बीच में आपका कहीं पर भी वो मेल्ट हो सकता है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट शार्प और उनका मेल्टिंग पॉइंट रेंज में पाया जाता है। तीसरा ये कहता है कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं, वो लॉन्ग रेंज ऑर्डर सॉलिड होते हैं। लॉन्ग रेंज ऑर्डर सॉलिड मीन्स उसके अंदर जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल एक बहुत लंबी रेंज तक अपने ऑर्डर्ड अरेंजमेंट को मेंटेन करे रखते हैं, इसलिए उनको लॉन्ग रेंज ऑर्डर सॉलिड कहते हैं। और जो एमॉर्फस सॉलिड्स हैं, उनमें शॉर्ट रेंज पाया जाता है। हो सकता है एक पार्टिकल, दो पार्टिकल, तीन पार्टिकल, चार तक आपका दो चार पार्टिकल आपका ऑर्डर में पाया जाए, लेकिन बहुत जल्दी आपका उसके अंदर आपका क्या आ जाएगा? डिसऑर्डरनेस पाई जाएगी या रैंडमनेस आ जाएगा, इसलिए उनको शॉर्ट रेंज ऑर्डर सॉलिड्स कहा जाता है। और अगली बात की, आपका जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं वो प्योर सॉलिड्स होते हैं, उनके अंदर कोई लिक्विड या गैसेस के टाइप का आपका कोई प्रॉपर्टी नहीं पाया जाता है। लेकिन क्रिस्टलाइन एमॉर्फस सॉलिड्स जो होते हैं वो स्यूडो सॉलिड्स कहलाते हैं। जैसे अभी आपको थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया कि जो ग्लास है उसमें लिक्विड की तरफ फ्लोइंग नेचर पाया जाता है, तो उसके अंदर लिक्विड का भी नेचर पाया जा रहा है। एक तरह से वो प्योर सॉलिड नहीं है, इसलिए उनको हम क्या कहते हैं? स्यूडो सॉलिड। अब अपीयरेंस के बेसिस पे वो सॉलिड लग रहा है, लेकिन एक्चुअली में वो सॉलिड नहीं है, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? आपका स्यूडो सॉलिड्स कहा जाता है। और अगला आपका जो डिफरेंस है वो ये है कि आपका जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं वो एन आइसोट्रोपिक नेचर एग्जिबिट करता है। अभी एन आइसोट्रोपिक नेचर को हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। और एमॉर्फस सॉलिड्स आपके आइसोट्रोपिक इन नेचर। ठीक है ना?
तो इतने कुछ डिफरेंसेज आपको आने चाहिए। क्रिस्टलाइन सॉलिड हैविंग ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, एमोर्फस सॉलिड हैविंग रैंडम अरेंजमेंट ऑफ द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। दूसरा डिफरेंस, crystalline solids having sharp melting point, amorphous solids having melting point in the range। तीसरा डिफरेंस हम कहते हैं जो आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है उनका लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है और एमोर्फस सॉलिड्स का शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है। नेक्स्ट डिफरेंस, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं वो प्योर सॉलिड्स होते हैं, एमोर्फस सॉलिड आपका स्यूडो सॉलिड्स होते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस आप कह सकते हैं कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है वो एन आइसोट्रॉपिक इन नेचर होते हैं और जो एमोर्फस सॉलिड है वो आइसोट्रॉपिक इन नेचर। ठीक है ना। देन नेक्स्ट टॉपिक में हम आते हैं वही आइसोट्रॉपी एंड एनाइसोट्रॉपी में आते हैं। देखिए, कोई भी ऐसे सब्सटेंसेस जिनमें एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के अलोंग कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का अरेंजमेंट यदि डिफरेंट है, एक्स वाई जेड एक्सिस के अलोंग कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का अरेंजमेंट डिफरेंट है, तो एक्स वाई जेड एक्सिस के अलोंग उसकी प्रॉपर्टीज में भी कुछ ना कुछ आपको क्या दिखेगा, डिफरेंस दिखेगा। ठीक है, तो यही फिनोमेना कहलाता है आपका एन आइसोट्रॉपी। ठीक है, डिफरेंट डायरेक्शंस में डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के कारण प्रॉपर्टी में डिफरेंसेस पाए जाने का फिनोमेना कहलाता है आपका एन आइसोट्रॉपी, जिसको हम शॉर्ट में डिफरेंट इन डिफरेंट भी कह सकते हैं। ठीक है, देखिए ऊपर हमने आपको डेफिनेशन लिखा हुआ है, फिनोमेना ऑफ एग्जिबिटिंग द डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एक्सेट्रा, जो भी प्रॉपर्टीज हो सकती हैं इन द डिफरेंट डायरेक्शन along the x, y and z axis due to difference in the arrangement of constituent particles। ठीक है ना, क्या कहा हमने, different physical properties along the different direction of the x, y and z axis due to different arrangement in the constituent particles is known as anisotropy and such substances are called as anisotropic in nature। जैसे आपको ये दिख रहा है, देखिए NaCl का क्रिस्टल हमने एक 2 डायमेंशनल पिक्चर दिखा रखा है इसका, Na+Cl नेगेटिव, Na+Cl नेगेटिव, ये आपका एक ऑर्डर्ड अरेंजमेंट है। तो ये ओवरऑल तो आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड है क्योंकि एक फिक्स ऑर्डर में आपके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल सिचुएटेड हैं, तो ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है। लेकिन इसी क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर देखिए एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हमने आपको ये एरो से इंडिकेट कर रखा है। देखिए लाइन के बोथ साइड, देखिए एक साइड आपको केवल क्लोराइड आयंस दिख रहे हैं, एक साइड केवल आपको कैटायंस दिख रहे हैं। और इस डायरेक्शन को यदि आप चूज करते हैं, इस डायरेक्शन में दिख रहे हैं बोथ साइड कैटायन एनायन क्या है आपका अल्टरनेट फैशन पे अरेंज्ड है। तो दो डिफरेंट डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में केवल कैटायन एक साइड है, एक साइड एरो क्या है, लाइन के एक साइड एनाइंस है। और इस डायरेक्शन को यदि आप चूज करते हैं तो लाइन के बोथ साइड आपका कैटायन और एनाइन अल्टरनेट फैशन पे है। तो दो डिफरेंट डायरेक्शन में इस सब्सटेंस के अंदर अरेंजमेंट डिफरेंट है, तो इसकी वेरियस फिजिकल प्रॉपर्टीज की वैल्यू भी आपका दोनों डायरेक्शन में कुछ न कुछ आपका एक दूसरे से डिफर होंगी। इसलिए NaCl एक आपका एनाइसोट्रॉपिक सब्सटेंस कहलाएगा आपका। ठीक है, देन उसके बाद फिर ये कहता है कि आपका while on the other hand phenomena of exhibiting the similar physical properties in the different direction along the x, y and z axis due to similarity in the arrangement of constituent particle in the different direction is known as isotropy and such type of species are called as isotropic in nature। ठीक है ना, ऐसे सब्सटेंसेस जिसमें एक्स वाई जेड एक्सेस के अलोंग किसी भी डायरेक्शन में आप जाएं तो अरेंजमेंट यदि सेम मिल रहा है तो आपका वेरिएट्स टाइप की फिजिकल प्रॉपर्टी की वैल्यू भी आपको हर डायरेक्शन में आपको आइडेंटिकल दिखेगा। तो ऐसे सब्सटेंसेस आइसोट्रोपिक कहलाते हैं। और ये जो फिनोमेना है डिफरेंट डायरेक्शन में सिमिलर अरेंजमेंट के कारण सिमिलर फिजिकल प्रॉपर्टी की वैल्यू पाया जाना, दैट इज कॉल्ड एज आइसोट्रोपिक। और ये कौन होते हैं, एमोर्फस सॉलिड्स होते हैं, उसको हम आपको ऊपर डिफाइन कर चुके हैं। ठीक है, देन फिर आता है आइसोमॉर्फिज्म एंड पॉलीमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिज्म होता है आपका टू और मोर देन टू डिफरेंट स्पीसीज ऑफ द सिमिलर केमिकल कंपोजिशन existing in the same crystalline structure are called as या known as isomorphic form of each other and relationship between them is called as isomorphism। कोई भी दो डिफरेंट सब्सटेंस हैं, जैसे यहाँ पे आपको एग्जांपल दे रखा है Na3PO4 और Na3ASO4, दोनों का केमिकल कंपोजिशन आइडेंटिकल है, तो दोनों के द्वारा यदि सेम क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर एग्जिबिट हो रहा है तो ये कहलाएगा इनके बीच का रिलेशनशिप आइसोमॉर्फिज्म। बट इसका जस्ट अपोजिट देखे, while on the other hand two or more than two different crystalline structure exhibited by a particular species, किसी एक पर्टिकुलर स्पीसीज के द्वारा
मोर देन वन टाइप के क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर यदि एग्जिबिट किया जा रहा है तो वो कहलाता है पॉलीमॉर्फिक फॉर्म ऑफ ईच अदर, और उनके बीच का ये जो रिलेशनशिप है ये कहलाता है आपका पॉलीमॉर्फिज्म। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, अब ये कैल्शियम कार्बोनेट के बहुत सारे मॉलिक्यूल आपस में जुड़ते हैं तो 3 डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर्स को एग्जिबिट करते हैं, एक कैल्साइट, एक अरेगोनाइट और एक वेटेराइट। तो ये कैल्साइट, अरेगोनाइट और वेटेराइट तीनों तो कैल्शियम क्लोराइड है, लेकिन कैल्शियम क्लोराइड के मॉलिक्यूल डिफरेंट फैशन पे अरेंज होकर के डिफरेंट टाइप के क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बना रहे हैं। वो 3 डिफरेंट टाइप के क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर के नाम है वेटेराइट, अरेगोनाइट और कैल्साइट। तो ये कहलाएंगे पॉलीमॉर्फिक फॉर्म ऑफ ईच अदर, ठीक है ना। देन इसी को हम कह सकते हैं, देखिए आपका एलिमेंट के केस में पॉलीमॉर्फिज्म को आप एलोट्रोपिज्म कह सकते हैं। जैसे कार्बन है, बहुत सारे कार्बन एटम आपस में जुड़ते हैं तो डायमंड बनता है, और बहुत सारे कार्बन एटम आपस में जुड़ते हैं तो ग्रेफाइट भी बनता है। ग्रेफाइट और डायमंड का स्ट्रक्चर तो डिफरेंट है, लेकिन एक ही टाइप के एलिमेंट के आपस में कॉम्बिनेशन से बने हैं। कार्बन एटम के जुड़ने से ही ग्रेफाइट भी बना है, कार्बन एटम के जुड़ने से ही डायमंड भी बना है। इससे डायमंड और ग्रेफाइट दोनों एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, एलोट्रॉप्स कहलाते हैं। उनके बीच का रिलेशनशिप एलोट्रोपिज्म। तो वही आपका पॉलीमॉर्फिज्म है। कंपाउंड के रिस्पेक्ट में हम कहें तो पॉलीमॉर्फिज्म होगा, और एलिमेंट्स के रिस्पेक्ट में कहेंगे तो वही फिनोमेना आपका एलोट्रोपिज्म है, ठीक है ना। देन उसके बाद फिर आता है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ द क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को यदि हम क्लासिफाई करते हैं तो 2 डिफरेंट बेसिस हैं जिन बेसिस पे हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। तो ये कहता है, देखिए, डिपेंडिंग ऑन द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, और डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, या तो डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल और डिपेंडिंग ऑन द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। इन 2 डिफरेंट बेसिस पे आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को हम 4 डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। वही 4 डिफरेंट कैटेगरी क्या होता है, देखिए, पहला कैटेगरी होता है आयनिक सॉलिड्स, जहां पे आपका क्या है, जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे वो कैटाइन और एनाइंस होंगे, और उनके बीच में जो फोर्स पाया जाएगा वो आयनिक बॉन्डिंग होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन होगा, ठीक है। दूसरा होता है कोवलेंट क्रिस्टल्स, जहां पे नॉन मेटल एटम्स कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होगा और उनके बीच में नॉर्मल कोवलेंट बॉन्डिंग पाया जाएगा। तीसरा मेटेलिक क्रिस्टल, यहाँ पे आपका मेटल एटम कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे, उनके बीच में मेटेलिक बॉन्डिंग पाया जाएगा। और लास्ट वन आपका इसी में मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स कहते हैं, ठीक है। मॉलिक्यूलर क्रिस्टल होता है ऐसे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जिसके अंदर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स होंगे और एक दूसरे के साथ आपका या तो वॉन डर वाल इंटरेक्शन से या हाइड्रोजन बॉन्डिंग से इंटरेक्टेड रहते हैं या बाइंडेड रहते हैं, तो वो कहलाते हैं मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स, ठीक है। तो हमने कहा कि किस बेसिस पे किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच में कैसा आपका फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है, या कौन से फोर्स ऑफ इंटरेक्शन के थ्रू आपस में बाइंड करके क्रिस्टल का कंस्ट्रक्शन करते हैं, या किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर प्रेजेंट कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कौन है, उसके बेसिस पे आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को हम 4 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं: आयनिक क्रिस्टल, कोवलेंट क्रिस्टल, मेटेलिक क्रिस्टल एंड मॉलिक्यूलर क्रिस्टल। आयंस यदि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है तो आयनिक क्रिस्टल, नॉन मेटल एटम कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है तो कोवलेंट क्रिस्टल, मेटल एटम कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है तो मेटेलिक क्रिस्टल, मॉलिक्यूल्स यदि आपका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है तो मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स कहलाता है। आयनिक क्रिस्टल में इंटरेक्शन होगा आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट क्रिस्टल में कोवलेंट बॉन्डिंग, मेटेलिक क्रिस्टल में मेटेलिक बॉन्डिंग, मॉलिक्यूलर क्रिस्टल में आइदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और वॉन डर वाल इंटरेक्शंस, ठीक है ना। इसी को मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं, देखिए ये दिखा रखा आपको, देखिए ये है नेचर ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। यदि कैटाइन और एनाइन है तो ये कहलाता है आयनिक क्रिस्टल्स। नेचर ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल नॉन मेटल एटम्स हैं तो ये कहलाता है कोवलेंट क्रिस्टल। नेचर ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल मेटल एटम्स हैं तो वो कहलाता है मेटेलिक क्रिस्टल। नेचर ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल मॉलिक्यूल्स हैं तो वो कहलाता है मॉलिक्यूलर क्रिस्टल। तो ये हो गया नेचर ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बेसिस पे 4 डिफरेंट टाइप का आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हो गए: आयनिक, कोवलेंट, मेटेलिक एंड मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स, ठीक है ना। फिर दूसरा ये कहता है फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, उसके बेसिस पे भी आयनिक क्रिस्टल्स किसको कहेंगे, जहां आयनिक बॉन्ड होगा। कोवलेंट क्रिस्टल किसको कहेंगे, जहां कोवलेंट बॉन्ड होगा। मेटेलिक क्रिस्टल किसको कहेंगे, जहां मेटेलिक बॉन्ड होगा। और मॉलिक्यूलर क्रिस्टल किसको कहेंगे, जहां वीक वॉन डर वाल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होगा, ठीक है। देन एग्जाम्पल्स हम कहें तो एक का एग्जाम्पल NaCl आयनिक क्रिस्टल का, जहां Na+ और Cl नेगेटिव आयन आपस में बाइंड करके क्रिस्टल फॉर्मेशन करते हैं। कोवलेंट क्रिस्टल होता है ग्रेफाइट डायमंड, जहां पे कार्बन एटम्स आपस में जुड़ करके कोवलेंट क्रिस्टल डायमंड या ग्रेफाइट का कंस्ट्रक्शन करते हैं। और मेटेलिक क्रिस्टल होते हैं जहां मेटल एटम्स आपस में जुड़ करके क्रिस्टल कंस्ट्रक्शन करते हैं।
और I2 का क्रिस्टल लेंगे तो बहुत सारे I2 के मॉलिक्यूल्स आपस में बाइंड करेंगे वीक वन ड्रॉल इंटरेक्शन के थ्रू, तब जाकर के आपका मॉलिक्यूलर क्रिस्टल कंस्ट्रक्शन होगा, ठीक है ना। तो ये आपका कुछ इनिशियल पार्ट था सॉलिड स्टेट ऑफ केमिस्ट्री का। सबसे पहले हमने आपको थोड़ा-सा, मैं आपको रिवाइज्ड फैशन पे आ रहा हूँ, ज़रा सुनिएगा। सबसे पहले हमने आपको डिफाइन किया था कि आपका सॉलिड स्टेट क्या होता है? मैटर का एक ऐसा पर्टिकुलर स्टेट जहाँ पे फिक्स्ड शेप, साइज एंड वॉल्यूम पाया जाता है, उसको कहा जाता है मैटर, सॉरी, सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स दिया था, किस बेसिस पे? डिपेंडिंग ऑन द अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स बिटवीन द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, डिपेंडिंग ऑन द अरेंजमेंट ऑफ, सॉरी, डिपेंडिंग ऑन द अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स विद इन द सॉलिड सब्सटेंस। जो सॉलिड सब्सटेंसेज हैं उनको हम, या सॉलिड सब्सटेंसेज को दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड और एक एमॉर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं ऐसे सॉलिड सब्सटेंसेज जहां पे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल एक फिक्स ऑर्डर में अरेंज होते हैं, वो क्रिस्टलाइन सॉलिड कहलाता है। जहां पे आपका रैंडम फैशन पे आपका अरेंज देते हैं तो वो कहलाता है एमॉर्फस सॉलिड। देन उसके बाद क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस सॉलिड्स के बीच में डिफरेंसेस थे। क्रिस्टलाइन सॉलिड हैविंग ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, एमॉर्फस सॉलिड्स हैविंग रैंडम अरेंजमेंट ऑफ द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। देन दूसरा डिफरेंस ये कहता है कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है उनमें लॉन्ग रेंज ऑर्डर पाया जाता है, एमॉर्फस सॉलिड्स में शॉर्ट रेंज ऑर्डर पाया जाता है। तीसरा ये कहता है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स शार्प मेल्टिंग पॉइंट एग्जिबिट करता है, एमॉर्फस सॉलिड में मेल्टिंग पॉइंट रेंज में पाया जाता है। चौथा ये कहता है कि आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड्स प्योर सॉलिड्स हैं और एमॉर्फस सॉलिड्स आपका स्यूडो सॉलिड्स हैं। नेक्स्ट ये कहता है कि आपका जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है वो एन आइसोट्रोपिक नेचर के होते हैं और एमॉर्फस सॉलिड आइसोट्रोपिक इन नेचर होते हैं। देन नेक्स्ट टॉपिक हम आए थे आइसोट्रोपी एंड एनआइसोट्रोपी। पहले हम आए थे एनआइसोट्रोपी, क्या था? किसी भी सब्सटेंस, सॉलिड सब्सटेंस के अंदर एक्स, वाई एंड जेड एक्सेस के अलोंग डिफरेंट डायरेक्शंस में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का डिफरेंट अरेंजमेंट होने के कारण प्रॉपर्टीज, वेरियस टाइप की फिजिकल प्रॉपर्टीज की वैल्यू में डिफरेंसेस पाए जाने का फिनोमेना, दैट इज कॉल्ड एज एनआइसोट्रोपी। और ऐसे सब्सटेंस कहलाते हैं एनआइसोट्रोपिक इन नेचर। देन उसके बाद आइसोट्रोपिक क्या कहा था हमने? कोई भी सॉलिड सब्सटेंस है उसके अंदर आपका डिफरेंट डायरेक्शन में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का अरेंजमेंट आइडेंटिकल दिख रहा है तो वेरियस टाइप की फिजिकल प्रॉपर्टीज की वैल्यू भी हर डायरेक्शन में आपका या डिफरेंट डायरेक्शन में आपका क्या होगा? आइडेंटिकल दिखेगा, दैट इज कॉल्ड एज आइसोट्रोपी। एंड एमॉर्फस सॉलिड्स इस टाइप के नेचर को एग्जिबिट करता है, ठीक है ना। देन उसके बाद आइसोमॉर्फिज्म एंड पॉलीमॉर्फिज्म फिनोमेना को हम डिस्कस किए थे। आइसोमॉर्फिज्म होता है दो डिफरेंट कंपाउंड जिनके केमिकल कंपोजिशन सेम है, उनके द्वारा यदि सेम क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर एग्जिबिट किया जा रहा है तो वो कहलाता है आइसोमॉर्फिक फॉर्म ऑफ ईच अदर, और उनके बीच का रिलेशनशिप कहलाता है आपका आइसोमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म होता है एक ही कंपाउंड आपका एक से अधिक टाइप के क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर को एग्जिबिट कर सकता है या कंस्ट्रक्ट कर सकता है, तो वो कहलाता है पॉलीमॉर्फिज्म। और जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स बनेंगे डिफरेंट टाइप के, वो कहलाएंगे पॉलीमॉर्फिक फॉर्म ऑफ ईच अदर। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट हमने बताया था, कैल्साइट, अरेगोनाइट, वेटेराइट, ये कैल्शियम कार्बोनेट के पॉलीमॉर्फिक फॉर्म्स कहलाते हैं, ठीक है ना। देन फिर हम आए थे क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स पे। तो ये कहता है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को हम चार कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, आइदर based on the nature of constituent particles or based on the force of interaction between the constituent particles। पहला था आपका आयनिक सॉलिड या आयनिक क्रिस्टल्स, ऐसे सारे क्रिस्टलाइन सॉलिड जहां पे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कैटाइन और एनाइंस होंगे वो आयनिक क्रिस्टल कहलाते हैं। ये कह सकते हैं कि आप ऐसे सॉलिड सब्सटेंसेज या क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जहां पे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के बीच में आयनिक बॉन्डिंग पाया जाता है तो वो आयनिक क्रिस्टल्स कहलाते हैं। कोवलेंट क्रिस्टल क्या कहलाते हैं? ऐसे क्रिस्टलाइन सॉलिड जहां पे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच में आपका एक फिक्स ऑर्डर्ड अरेंजमेंट पाया जाता है, सॉरी, जहां पे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स नॉन मेटल एटम्स होगा और उनके बीच में कोवलेंट बॉन्डिंग पाया जाता है तो वो कहलाता है कोवलेंट क्रिस्टल्स। और जहां पे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मेटल एटम्स होंगे और उनके बीच में मेटेलिक बॉन्डिंग होगा तो वो मेटेलिक क्रिस्टल्स कहलाते हैं। और लास्ट वन मॉलिकुलर क्रिस्टल, जहां पे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल मॉलिक्यूल्स होंगे और उनके बीच में वीक वॉन डर वाल फोर्स या हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाएगा तो वो कहलाते हैं आपके मॉलिकुलर क्रिस्टल्स, ठीक है। तो यहां तक का टॉपिक जो है वो आप मेरे ख्याल से आज कर लेंगे, तो फिर नेक्स्ट टॉपिक हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।